नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज के साइंस एंड टेक के लेक्चर में हम बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम शुरुआत करेंगे कॉमेट से, उसके बाद हम समझेंगे एस्ट्रॉयड क्या होता है, मिटोराइड क्या होता है, मिटियोर क्या होता है और मिटोराइड क्या होता है। उसके अलावा हम जानेंगे कि मिटियोर, मिटोराइड और माइक्रोमिटोराइड में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा हम जानेंगे फायरबॉल और बॉलिड के बारे में। साथ के साथ हम नासा के एक मिशन के बारे में बात करेंगे, जहां पर नासा प्रिवेंट करना चाहते हैं किसी भी तरह का एस्ट्रॉयड अटैक ऑन अर्थ। इसमें एक मेजर मिशन है जिसका नाम है एस्ट्रॉयड इंपैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट। इस मिशन के दो सब पार्ट हैं। एक है आपका डार्ट, दैट इज डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, और दूसरा है आपका एम। यहाँ पे जो डार्ट मिशन है ये नासा का है, जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बात की जाए एम, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है और इसकी फुल फॉर्म है एस्ट्रॉयड इंपैक्ट मिशन। इसके अलावा आज की क्लास में हम बात करेंगे सन के बारे में, जहां पे हम सन के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे सोलर साइकिल, सोलर स्पॉट, सोलर फ्लेयर। इसके अलावा हम दो अलग टाइप के प्लैनेट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। एक होते हैं आपके रोग प्लैनेट और दूसरे हैं आपके ब्लैक प्लैनेट। इन सब के अलावा हम बात करेंगे मून के एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सुपर ब्लड ब्लू मून को। और इस लेक्चर के एंड में हम जानेंगे सुपर अर्थ का कॉन्सेप्ट। आज का पहला कॉन्सेप्ट है कॉमेट। देखिए, बात की जाए कॉमेट की तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जनरली ये आइस, डस्ट और रॉक के बने होते हैं। यहाँ पे जब भी कोई कॉमेट सन के पास से गुजर रहा होता है तो जनरली इसकी जो टेल की डायरेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है सन के। अब यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी होगी कि कॉमा क्या होता है और टेल क्या होता है। देखिए, जब भी एक कॉमेट आपके सन के आसपास से गुजरता है तो इसके पास एक एटमॉस्फेयर फॉर्म होता है और इसी एटमॉस्फेयर को हम कॉमा कहते हैं। अब जब ये एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करता है आपके सन के साथ तो इसी से फॉर्म होती है आपकी टेल, और यूजुअली ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखती है जिस डायरेक्शन में सन होगा। अब बात की जाए इस कॉमेट के न्यूक्लियस की तो ये लगभग 10 किलोमीटर वाइड हो सकता है, वेराज ये कॉमा कई हजार किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। और बात की जाए टेल की तो ये कई मिलियन किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है आपका एस्टेरॉइड। इनके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में भी हम इसे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बात की जाए एस्टेरॉइड के साइज की तो ये 1 मीटर से लेके कई हजार किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। उसके अलावा ये जनरली बने होते हैं रॉक, मेटल और इनके साथ थोड़ी बहुत आइस आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं मेटोराइड की। देखिए, ये जो मेटोराइड है ये रॉक के बने हो सकते हैं, आइस के बने हो सकते हैं और मेटल के बने हो सकते हैं। लेकिन एस्टेरॉइड और इनके बीच का एक मेजर डिफरेंस ये है कि इनका जो साइज है वो मैक्सिमम 1 मीटर तक हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर। अब जब ये मेटोराइड आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करती है अर्थ के तो इसे कह देते हैं मिटियोर। ये अकेले भी हो सकते हैं और ये ग्रुप में भी हो सकते हैं। जब ये ग्रुप में होते हैं तो इसी को कहा जाता है मिटियोर शार। अब बात करी जाए, अगर गलती से कोई मिटियोर अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है तो इसे कहा जाता है मिटोराइट। ये वो उल्कापिंड है जो आपके अर्थ के सरफेस को टच करते हैं। इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, विच गोना हिट इट इज मिटोरिट। आइए अब बात करते हैं माइक्रो मिटोराइट क्या होता है। देखिए, जिन भी उल्कापिंड का साइज 10 माइक्रोन से लेके 2 mm तक होगा इन्हीं को कहा जाता है माइक्रो मेटोराइट। जनरली इनका साइज रेत के दाने जितना होता है और ये भी या तो रॉक के बने होंगे या आइस के। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई उल्कापिंड बहुत ज्यादा चमकदार होता है जैसे वीनस, तो इन्हें कहा जाता है फायरबॉल। अब बात करते हैं बोलिड के बारे में। देखिए, बोलिड वो उल्कापिंड है जो आपके फायरबॉल से भी ज्यादा ब्राइट हो और ये अपने लाइफ साइकिल के एंड में एक्सप्लोड करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके फायरबॉल और बोलिड में। आइए अब समझते हैं एस्टेरॉइड के बारे में डिटेल से, ताकि हमें नासा का जो मिशन है प्लान टू प्रिवेंट एस्टेरॉइड अटैक, इसके बारे में अच्छे से समझ आ सके। बात की जाए एस्टेरॉइड की तो जनरली ये रॉक के बने होते हैं और ये आपके सन के आसपास चक्कर काट रहे होते हैं। इनका जो साइज है वो रिलेटिवली बहुत स्मॉल है और ये इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। जितने भी आपके उल्कापिंड हैं इनमें से मेजॉरिटी आपकी मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलते हैं, जो कि लोकेटेड है मार्स और जुपिटर के बीच में। उसके अलावा इनमें से कुछ उल्कापिंडों को हम कह देते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड। ये वो एस्टेरॉइड हैं जिनकी सन से दूरी 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। अब जब किसी भी उल्कापिंड की दूरी सन से 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है तो वहां पे उसका अर्थ से डिस्टेंस महज 0.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जिसके कारण ये नियर फ्यूचर अर्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। और इनमें से सबसे लार्जेस्ट है आपका गैनीमेड, जो कि नियर फ्यूचर अर्थ के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब बात की जाए ये एस्टेरॉइड बने किस चीज के होते हैं, तो जनरली ये रॉक फॉर्मिंग मिनरल से बने होते हैं, जैसे ओलिविन और पायरोक्सिन। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे मेटल मिलते हैं, बट मेजरली यहाँ पे आपको आयरन और निकल मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो भी मेटल आपको मिलते हैं वो सल्फाइड ओर होते हैं मेटल के। उसके अलावा यहाँ पर क्ले और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपको मिल सकते हैं। इन एस्टेरॉइड का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन वेरी कर सकता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आइए अब बात करते हैं प्लान टू प्रिवेंट एस्टेरॉइड अटैक के बारे में। ये रिसेंटली नासा ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसका नाम था नेशनल नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। उसके तहत हम अगले आने वाले 10 सालों तक
जो भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं उनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिससे हम इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट कर सकें और इनके पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन अर्थ को डिसरप्ट कर सकें। ये जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं इनके बारे में मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था और आज के लेक्चर में हम इसे एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब होता यह है कि कई बार कुछ कॉमेट और एस्ट्रॉइड अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण ज्यादा नजदीक आ जाते हैं अर्थ के, और जिसके कारण ये नियर फ्यूचर अर्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। और इसके लिए जरूरत है इंटरनेशनल कॉपरेशन को और ज्यादा बढ़ाने की, ताकि जो ये पोटेंशियल ग्लोबल थ्रेट है हम इनके लिए प्रिपेयर हो सकें। अब इसके लिए कई स्पेस एजेंसीज ने मिलकर एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम होगा आइडा। इसकी फुल फॉर्म है एस्ट्रॉइड इंपैक्ट एंड डिटेक्शन असेसमेंट मिशन। यहां पे हमारी कोशिश ये है कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ इन एस्ट्रॉइड को प्रिवेंट कर सकें अर्थ पे गिरने से। ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें हम डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स को, ताकि हम अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सकें। यहां पे इस मिशन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और बाकी अदर एजेंसीज भी मिलकर काम कर रही हैं। अब यहां पे दो इंडिपेंडेंट स्पेसक्राफ्ट को हम बनाने की बात करते हैं। एक नासा का है जिसका नाम है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसे हम डार्ट मिशन कहते हैं। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है एम, एस्ट्रॉइड इंपैक्ट मिशन। और इसका अभी का टारगेट है डीडाइमोस, जो कि एक बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है। अब ये बाइनरी क्या होता है? यहां पे आपको दो एस्ट्रॉइड एक पेयर में मिलेंगे और ऐसे ही सिस्टम को हम बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड कहते हैं। इसके अलावा नासा डिजाइन कर रहा है एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है हैमर, यानी कि हाइपर वेलोसिटी एस्ट्रॉइड मिटिगेशन मिशन फॉर इमरजेंसी रिस्पांस, जिसमें हम इन एस्ट्रॉइड को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आइए अब बात करते हैं डार्ट के बारे में। ये पहला ऐसा मिशन है जिससे हम डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड को। इस मिशन से हम अपने प्लैनेट को बचाने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल कॉस्मिक बॉडी जो इंपैक्ट कर सकते हैं अर्थ पे नियर फ्यूचर में। इसे डिजाइन और बिल्ड करेंगे जॉन हॉपकिन अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी, जिन्होंने पहली बार इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब बात की जाए इस मिशन की, तो यहाँ पे हम कैनेटिक इंपैक्टर टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अर्थ को डिफेंड करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए डीडाइमॉस की, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है ट्विन। इसमें दो एस्ट्रॉइड है आपके, डीडाइमॉस ए जो कि 780 मीटर लंबा है, और दूसरा इससे छोटा है जिसका नाम है डीडाइमॉस बी जो 160 मीटर के साइज का है। ये दोनों ही अर्थ के आसपास दिखेंगे आपको अक्टूबर 2022 में, और एक बार फिर ये अर्थ के पास आएंगे 2024 में। ये दोनों ही पोटेंशियली थ्रेट है आपके अर्थ के लिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉमेट। बात की जाए कॉमेट की, ये जनरली डस्ट लाइक मटेरियल से बने होते हैं जिसमें आपको आइसी वॉलेटाइल्स मिलते हैं। ये वॉलेटाइल्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बने होते हैं जो कि आपके फॉर्म होते हैं कोल्डर आउटर सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो फ्रोजन गैसेस हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनको एक साथ चिपकाए रखती है आपकी रॉक और मेटालिक मिनरल्स। अब ये मोस्टली इनएक्टिव होते हैं, बट कुछ टाइम ये एक्टिव हो सकते हैं जब आपकी सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है और यहाँ पे कॉमा फॉर्म होता है, यानी कि इनके आसपास एक डस्ट और गैस का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से कई बार इनमें टेल्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉमेट स्विफ्ट टर्टल की। ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है जो आपके अर्थ के आसपास फ्रिक्वेंटली दिखता है। अगर बात की जाए इसके न्यूक्लियस की, तो वो कहीं ना कहीं 26 किलोमीटर वाइड है, और ये आखिरी बार अर्थ के आसपास दिखा था 1992 में। अगर बात की जाए नियर फ्यूचर, ये अर्थ की ऑर्बिट में आपको दिखेगा 2126 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अर्थ के आसपास से गुजरता नहीं है। जनरली जो अर्थ की ऑर्बिट है और इसकी ऑर्बिट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, और जिसकी वजह से जो अर्थ है इसकी डस्ट और डिब्री से हर साल गुजरती है, और जिसकी वजह से आपको हर साल परसीड मिटियोर शार्स देखने को मिलते हैं, जहां पे इसके जो रेजिड्यू आउटर स्पेस में रह जाते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके बर्न होते हैं। इस टर्म के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में, तो चिंता ना करें। आइए अब बात करते हैं मेटेओराइट की। जनरली ये स्पेस डिब्रीज हैं जो कि आपके कॉमेट और एस्ट्रॉइड से निकल के आती हैं, और ये सभी सन के आसपास चक्कर काटती हैं। आइए अब समझते हैं मेटेओर या शूटिंग स्टार क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी मेटेओराइट आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वो वेपराइज होता है, और जब ये वेपराइज होता है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक तारा टूट के गिर रहा हो, और इसी को कहा जाता है मेटेओर। अब बात की जाए परसीड मेटेओर शार की, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और मिड सदर्न लैटिट्यूड्स में आपको देखने को मिलता है, जहां पे जो आपके उल्का पिंडों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये एक साथ कई अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, और यहाँ पे इन्हें कहा जाता है मेटेओर। अब जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये वेपराइज होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे जब ये वेपराइज होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कई सौ तारे एक साथ धरती पे गिर रही हो। अब इनमें से जो आपके मेटेओर अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगे इन्हें हम कह देते हैं मेटेओराइट। इनके बारे में आने वाली स्लाइड में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात की जाए प्रिसाइड मेटेओर शार की, तो ये आपको जनरली दो केसेस में बहुत फ्रिक्वेंटली दिखता है, और दूसरा है आपका कॉमेट स्विफ्ट टर्टल के केस में। ये दोनों ही आपके नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं। आइए अब बात करते हैं मेटेओराइट के बारे में। देखिए, जो आपके मेटेओर अर्थ को हिट करते हैं उन्हें कहा जाता है मेटेओराइट। अब यहाँ पे आपके जो उल्कापिंड है उनकी कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाती, जिसके कारण ये अर्थ के सरफेस को टच कर पाते हैं। जनरली ये आपके कॉमेट और एस्ट्रॉइड
या मिटियोर, तीनों में से किसी के भी पार्ट हो सकते हैं। अगर बात की जाए अर्थ के मुकाबले मून पे बहुत सारे मेटेराइट गिरते रहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जनरली ये मोस्ट ऑफ आपके मिटियोर्स को बर्न कर देता है, वेयर एज जो आपका मून है वहां पर आउटर सरफेस इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मिटियोर है वो मून के सरफेस को हिट कर पाते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से आपको चांद पे दाग नजर आते हैं, मतलब बहुत सारे गड्ढे, जिन्हें हम क्रेटर भी कहते हैं। अब यहां से आपकी ज्योग्राफी की एक थ्योरी निकल के आती है। जनरली आपने ज्योग्राफी में सुना होगा कि जो आपका अर्थ का सरफेस है ये दो तरह की क्रस्ट से बना है। एक होता है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है आपकी ओशियानिक क्रस्ट। इनिशियली जब आपकी अर्थ फॉर्म हुई थी तब यहाँ पे एक ही तरह का क्रस्ट था, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब हुआ ये था कि इनिशियल स्टेज में अर्थ के ऊपर इतना प्रोमिनेंट एटमॉस्फेयर नहीं था, और जिसकी वजह से ये मिटियोर आके अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, यानी मिटोराइट बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो टूट जाता है। और यहाँ पर इन टूटे हुए हिस्सों से निकल के आता है आपका लावा भार, और इसी लावा की वजह से आपकी ओशियानिक क्रस्ट फॉर्म होती है। अब आगे चलकर आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें आपने ये देखा होगा कि जब भी ओशियानिक क्रस्ट एक ओशियानिक क्रस्ट से टकराता है तो वहां पे आइलैंड की फॉर्मेशन होती है। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे बहुत सारे आइलैंड फॉर्म हुए हैं। जब आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो इसकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत सारी फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होती है। अब इन दोनों के लिए मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूं। फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है हिमालयास, एंडीज। वेराज बात की जाए ओशियानिक आइलैंड्स की तो यहां पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा फिलीपींस और जापान का। तो ये तो बात हुई कि मीटराइट ने कैसे अर्थ के सरफेस को चेंज किया। आइए अब बात करते हैं सन के बारे में। देखिए अगर बात की जाए सन की तो सन बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। जैसे अगर इनर लेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 जोन देखने को मिलते हैं। एक है सन का कोर जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, फिर आता है आपका रेडिएटिव जोन और फिर आता है आपका कन्वेक्शन जोन। तो ये 3 इनर लेयर के पार्ट हैं। वेराज बात की जाए आउटर लेयर की तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है फोटोस्फेयर, दूसरा है क्रोमोस्फेयर, तीसरा है ट्रांजिशन रीजन, चौथा है आपका कोरोना। अब यहाँ पे जो कोरोना है वो आप एक तरह से आउटर एटमॉस्फेयर मान सकते हैं सन का, और इन्हीं एरियाज में आपको देखने को मिलते हैं कई इंपॉर्टेंट चीजें जैसे सनस्पॉट, कोरोनल होल, फ्लेयर और प्रोमिनेंस। इनमें से सनस्पॉट और सोलर फ्लेयर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सनस्पॉट एक टेम्परेरी फिनोमिना है जो हमें देखने को मिलता है सन के फोटोस्फेयर में। यहाँ पे सन के फोटोस्फेयर में हमें छोटे छोटे धब्बे देखने को मिलते हैं, और इन एरिया का जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कम होता है आसपास के एरिया से। इसके पीछे कारण ये है जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है इन एरिया में, जिसकी वजह से ये आसपास के एरिया से काफी ठंडे होते हैं। ये जो आपके सनस्पॉट हैं ये साइक्लिक मैनर में होते हैं, और अगर आपके ये जो सनस्पॉट हैं ये इंक्रीज होते हैं तो इससे आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब बात की जाए इन सनस्पॉट की साइकिल को ही कहा जाता है सोलर साइकिल, जहां पे जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट है वो राइज एंड फॉल करता है विद टाइम। यूजुअली इन सोलर साइकिल की ड्यूरेशन 11 साल की रहती है, और इन्हीं को कई बार हम कह देते हैं सनस्पॉट साइकिल भी। अब क्योंकि इन एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पे सोलर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिलती है आपको। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो कई हजार डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है आसपास के एरिया से। वेराज मान लीजिए अगर ये आपके सन का इक्वेटर है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इससे 15 से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों जगह पे आपको सनस्पॉट साइकिल देखने को मिल सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोलर फ्लेयर। अब कई बार सन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण होता है सन की मैग्नेटिक एनर्जी जो इसके एटमॉस्फेयर में स्टोर्ड होती है। अब इसके कारण कई बार एक बर्स्ट सा होता है आपके सन के अंदर, जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं, और इसी को कह देते हैं हम सोलर फ्लेयर। इसमें ना केवल आपके इलेक्ट्रॉन या आयंस होते हैं, उसके अलावा एटम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकती है। अब इस तरह की बम्बार्डमेंट कई बार किसी भी प्लैनेट के ना केवल एटमॉस्फेयर में मिलने वाले वाटर को खत्म कर सकती है बल्कि वहां मिलने वाले ओशन तक को इवेपोरेट कर सकती है। उसके अलावा उस प्लैनेट का जो ग्राउंड है या लैंड है उसको बंजर बना सकती है हमेशा के लिए। आइए अब समझते हैं कि सोलर फ्लेयर का अर्थ पे क्या पोटेंशियल इंपैक्ट है। अब आपने ज्योग्राफी में एक टर्म सुनी होगी अरोरा। अरोरा वो ब्यूटीफुल लाइट शोज हैं जो आपको नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं एट अ हायर लैटिट्यूड। इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से ट्रेवल करते हैं, खासकर ग्रीनलैंड वाले एरिया में। अब ये दो तरह के हो सकते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन्हें कहते हैं हम अरोरा बोरियोलिस, वेराज सदर्न हेमिस्फीयर में इसे कहते हैं अरोरा एस्ट्रॉलिस। अब यहां पे बोरल का मतलब होता है नॉर्दर्न, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अरोरा बोरियोलिस नॉर्दर्न साइड का है और ऑस्ट्रेलिया आपके सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर की। अब इनमें होता क्या है, मान लीजिए जो आपका सोलर फ्लेयर सन से मूव करता है वो इंटरेक्ट करता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इसकी वजह से आपको यहाँ पे स्काई का कलर दिखता है ग्रीन और ब्लू, और इसी कारण से
इसे कहा जाता है नेचुरल लाइट शो, जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत दिखता है। उसके अलावा अगर बात की जाए, इन सोलर फ्लेयर में एक्सरे और यूवी रेज होती हैं, जिनके कारण आपके आइनोस्फेयर पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब क्योंकि आपका आइनोस्फेयर ही रिस्पॉन्सिबल है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, तो अगर आइनोस्फेयर ही ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा तो आपके रेडियो कम्युनिकेशन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा ये सोलर फ्लेयर कई बार बहुत ही घातक हो सकती है आपके मैन्ड मिशन के लिए, क्योंकि इनसे जो रेडिएशन निकलती है उसको ह्यूमन बॉडी टैकल नहीं कर सकती। अब इसी तरह की सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करने के लिए हमने ला सिला ऑब्जर्वेटरी में, जो कि चाइल्ड में लोकेटेड है, वहां पे हाई प्रिसीजन स्पेक्ट्रोग्राफ को माउंट किया हुआ है, ताकि हमें वक्त रहते ही पता लग सके इन सोलर फ्लेयर के बारे में। इन सब के अलावा अगर आपकी रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या किसी भी तरह की सैटेलाइट इन सोलर फ्लेयर के दौरान ऑन रह जाती है, तो इससे आपकी जो सैटेलाइट सिस्टम है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो सकता है। उसके अलावा अर्थ को इन सोलर फ्लेयर से प्रोटेक्ट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक तरह से अर्थ के कवच का काम करता है। अब यही जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये पोल के आसपास बहुत कम देखने को मिलती है। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कई मिशंस के बारे में, उनमें से एक इसी चीज से डील करता है, जिसका नाम है ट्रैकर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सीरस एंड विस्ता। कल मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट है, यहां पे आपको मिलता है सीरस। ये एक स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है, जो कि आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट या मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में देखने को मिलता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। सीरस ना केवल एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बल्कि साथ के साथ एक एस्टेरॉयड भी है। अगर इस एस्टेरॉयड बेल्ट की बात की जाए तो सीरस यहां पे मिलने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है आपका विस्टा। अगर बात की जाए सीरस की, तो ये आपका ब्राइटेस्ट एस्टेरॉयड है जो आपको एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलता है। अभी रिसेंटली यहां पर पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है। अब कल के लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्वार्फ प्लैनेट आपके सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, और ये हो सकता है कंप्लीटली राउंड शेप में हो। इसके अलावा यहां पर एक कमी रह जाती है, जिनकी वजह से इन्हें प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। वो ये है कि इनकी जो ऑर्बिट पाथ है वो क्लियर नहीं होता है। अब ऐसे 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं, जिनमें से 4 आपके प्लूटॉइड हैं, मतलब कि क्यूपलर बेल्ट में मिलते हैं। यह सीरस, प्लूटो, इरिस, ह्यूमा, मेकमिक। इनमें से सीरस के अलावा बाकी सभी प्लूटॉइड हैं, मतलब ये आपको क्यूपलर बेल्ट में ही मिलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रोग प्लैनेट। अब रोग का मतलब क्या होता है? जो बागी हो गया हो, जिसकी वजह से कई बार इन्हें स्टारलेस प्लैनेट भी कहा जाता है। ये कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो डायरेक्टली ऑर्बिट करते हैं आपकी गैलेक्सी को। अब ये रॉक प्लैनेट या तो प्लैनेटरी सिस्टम से निकाल दिए गए हैं या निकल गए हैं, या जिन स्टार या ब्राउन ड्वार्फ के ये इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वो इन प्लैनेट को अपनी ऑर्बिट में रोक सके, जिसकी वजह से ये उनकी ऑर्बिट से निकल के गैलेक्सी के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगते हैं, और ऐसे ही प्लैनेट को कहा जाता है रोग प्लैनेट। आइए अब जानते हैं मैमथ क्या होता है। बेसिकली मैमथ एक तरह का नेबुला है जो इंटरस्टेलर क्लाउड में मिलता है। ये इंटरस्टेलर क्लाउड जनरली बने होते हैं डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम और अदर आयनाइज्ड गैसों से। बेसिकली एस्ट्रोनॉमर ने एक बहुत बड़ा ग्लोइंग गैस बॉल को देखा, और इसी को नाम दिया गया एलन, जिसकी फुल फॉर्म है इनॉर्मस लेमन अल्फा नेबुला, और इसी को कहा जाता है मैमोथ 1। जिन एरिया में आपको अनुमान से अधिक कंसंट्रेशन मिलती है गैलेक्सीज की, उन मिडिल पार्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं ये प्रोटो क्लस्टर्स। इनसे जो लाइट निकलती है, इसका कोई ऑब्वियस सोर्स अभी तक नहीं पता लग पाया है। और अब बात की जाए, ये जनरली बहुत ब्राइट होते हैं और सबसे लार्जेस्ट होते हैं आसपास के ऑब्जेक्ट से। जनरली ये मैमथ बिलोंग करते हैं एक क्लास को जिसे हम कहते हैं एलन क्लास, जो बहुत ब्राइट होते हैं, और इनमें हाइड्रोजन गैस के गर्म होने के कारण लेमन अल्फा लाइन मिलती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के गर्म होने का कारण ये है, जो भी यूवी एमिशन आसपास के न्यूली फॉर्म स्टार से निकलती है, इसके कारण ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ये गर्म होती है। पहली बार हमने एलन क्लास ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया था 2014 में, और इसको हमने नाम दिया था स्लज नेबुला। और इसके बाद से जितने भी हमें एलन क्लास ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, इनसे हमें लेमन अल्फा रेडिएशन मिलती है, जिनकी लाइट मेजरली क्वाइसर के कारण निकलती है। अभी क्वाइसर क्या है? क्वाइसर की फुल फॉर्म है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स। ये एक छोटा सा रीजन है जो आपकी सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास मिलता है, और इसे इतना ज्यादा हीट कर दिया जाता है कि ये आसपास की जो गैलेक्सीज है उससे ज्यादा शाइन करने लगता है। अब बात की जाए इस मैमथ का नाम मैमथ कैसे पड़ा। इसका नाम मैमथ इसलिए पड़ा क्योंकि जिस सर्वे ने इसे डिटेक्ट किया था, उसी के कारण इसका नाम मैमथ पड़ा। अगर बात की जाए इस मैमथ की, तो ये आपके विजुअल क्वाइसर से एसोसिएटेड नहीं है। उसके अलावा आइए अब बात करते हैं सुपर अर्थ की। ये टर्म फ्रिक्वेंटली आप न्यूज़पेपर में सुनेंगे, और यहाँ पे मैं आपको कोई प्लैनेट या किसी चीज का नाम नहीं बताने वाला, क्योंकि वो आपके पेपर के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स के नाम याद रखने हैं जो आपके न्यूज़पेपर में आए हों। आइए अब बात करते हैं सुपर अर्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में। मान लीजिए आपके पास 2 प्लैनेट हैं, एक का डायमीटर है 100 मीटर, दूसरे का डायमीटर है 200 मीटर। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा प्लैनेट बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये जो बी है, ये बी प्लैनेट आपका ए प्लैनेट से बड़ा है।
अब मान लीजिए ये जो ए प्लैनेट है ये आपकी अर्थ है और ये जो बी प्लैनेट है ये एक न्यूली डिस्कवर्ड LHS 1140 प्लैनेट है जो कि लगभग 40 लाइट ईयर अवे है आपकी अर्थ से। अब यहाँ पे जब किसी प्लैनेट का साइज अर्थ के साइज से बड़ा होता है तो इसी को कह देते हैं हम सुपर अर्थ। तो फ्रीक्वेंटली आप न्यूज़पेपर में इस टर्म को पढ़ेंगे जहां पे आप कैपलर टेस्ट ऐसे टेलीस्कोप्स के थ्रू वेरियस अर्थ लाइक प्लैनेट की खोज करेंगे। अब इन अर्थ लाइक प्लैनेट में कुछ ऐसे प्लैनेट भी होंगे जो अर्थ से बड़े साइज के होंगे, तो इन्हीं को कहा जाता है सुपर अर्थ। अब जैसा कि इस इमेज से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि अर्थ का साइज यहां पर रिलेटिवली स्मॉलर है इस प्लैनेट से, तो इसीलिए इस प्लैनेट को कहा जाएगा सुपर अर्थ। उसके अलावा यहां पे एक बात यह भी है कि ये प्लैनेट अपने स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में मिलेगा, यानी हैबिटेबल जोन में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम कॉन्सेप्ट ऑफ मून। अब ये टर्म इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आती न्यूज़पेपर में, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फिनोमिना है जो कुछ साल पहले आपको देखने को मिला था अर्थ पे। आइए इस पूरे फिनोमिना को एक एक कर हम जानते हैं। देखिए, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लूनर एक्लिप्स क्या होता है। मान लीजिए ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ और ये है आपका मून। तो जब सन और मून के बीच में आपकी अर्थ आ जाती है और अर्थ की जो शेडो है वो कहीं ना कहीं मून को कवर करती है, तो इसी को कहा जाता है आपका लूनर एक्लिप्स। जनरली ये आपको फुल मून पूर्णमासी की रात को देखने को मिलता है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब आपका कंप्लीट लूनर एक्लिप्स होता है यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण, तो उस समय जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से सनलाइट पास कर रही होती है, तो यूजुअली यहां पे आपको एक फिजिक्स का फिनोमेना देखने को मिलता है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहां पे होता क्या है, मान लीजिए आपका विबग्योर है, इस विबग्योर में सी जो आगे की सभी लाइट कलर्स हैं ये स्कैटर हो जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स के कारण, जिसकी वजह से सिर्फ रेड कलर ही पास कर पाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से। अब ऐसे केस में जो यहाँ पे लाइट कास्ट होती है आपके मून पे, ये रेड कलर की हो जाती है और इसी वजह से आपको लूनर एक्लिप्स के टाइम लगता है कि चांद लाल कलर का हो गया है और इसी को कहा जाता है ब्लड मून। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सुपर मून नाउ। अब सुपर मून फिनोमेना को समझाने के लिए मुझे आपको दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। एक टर्म होती है पेरिजी और एक होती है एपीजी। अब जो एपीजी है इसको आप समझिए कि आप अवे हैं किसी चीज से, वेराज अगर पेरी की बात करें तो आप पास हैं किसी चीज के। तो यहाँ पे जब आपका मून अर्थ से बहुत ज्यादा क्लोज होता है तो उसी को कहा जाता है पेरिजी पॉइंट ऑफ मून। अब यहाँ पे जो आपका मून है ये 14% ज्यादा बड़ा दिखता है और 30% ज्यादा ब्राइटर होता है यूजुअल रातों से। और जब आपका मून इस पेरिजी पॉइंट पे मिलता है इसी को कहा जाता है सुपर मून। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्लू मून क्या होता है। अब यहाँ पे आपके चांद का कलर ब्लू नहीं हो रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो इंग्लिश कैलेंडर है इसके एक मंथ में अगर 2 बार पूर्णमासी आती है तो इसी को कहा जाता है ब्लू मून। अब यहाँ पे सुपर ब्लड ब्लू मून का मतलब यह है कि जो आपका मून है, पहली बात तो ये कि ये पेरिजी पे है, दूसरी बात कि इस दिन लूनर एक्लिप्स भी है और यहाँ पे पूर्णमासी 1 महीने में दूसरी बार आई है, तो इसी फिनोमिना को कहा जाता है सुपर ब्लड ब्लू मून। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो, लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं सुपर मून क्या होता है। सुपर मून में जो आपका मून है वो पेरिजी पॉइंट पे होगा, मतलब अर्थ के सबसे क्लोज होगा और इस टाइम जो आपका मून का साइज है वो यूजुअल साइज से 14% ज्यादा बड़ा होगा और इसकी ब्राइटनेस यूजुअल रातों से 30 गुना ज्यादा होगी और ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है सुपर मून। अब बात करते हैं ब्लू मून की। तो जब इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूर्णमासी यानी फुल मून मंथ में 2 बार आ जाती है तो इसी को कहा जाता है ब्लू मून। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्लड मून। यूजुअली इस टॉपिक को समझने से पहले आपको समझना होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट। जब भी लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है तो ये डिवाइड हो जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स में, यानी कि ये व्हाइट लाइट अपने 7 कलरों में डिवाइड हो जाती है, जिसके कारण जो इनिशियल वेवलेंथ है यानी विबग्योर का विब ये इजीली स्कैटर हो जाता है। अब कई सिनेरियो में जब अर्थ के डेंस एटमॉस्फेयर से पास करती है लाइट तो विबग्योर का सिर्फ आर ही रह जाता है, यानी रेड कलर ही रह जाता है। अब जब भी रेड कलर की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे कास्ट होगी तो वो ऑब्जेक्ट लाल दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आसमान रात को काला होता है और दिन में नीला होता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा होने के पीछे कारण यह है कि दिन के समय जो आपकी आसमान से लाइट आ रही होती है यानी सन से जो लाइट आ रही होती है वो एयर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल से टकराती है और स्कैटर हो जाती है। वायलेट और इंडिगो कलर स्कैटर हो जाते हैं, जिसके कारण हमें आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब कई बार जब आपके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उस केस में आपका सिर्फ रेड कलर ही पीछे बच जाता है और ऐसा केस देखने को मिलता है जब आपकी कंप्लीट सोलर इक्लिप्स हो। उस टाइम जो आपकी सन से लाइट आ रही होती है वो अर्थ के डेंस मीडियम से पास होती है, जिसके कारण एक लाल कलर की परछाई देखने को मिलती है आपको मून पे और इसी वजह से जो आपका मून है वो ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। और जब इन तीनों ही कॉन्सेप्ट को आप एक साथ मर्ज कर देते हैं, यानी ये तीनों ही कॉन्सेप्ट
अगर एक ही दिन ऑकर हो तो उसी को कहा जाता है सुपर ब्लड ब्लू मून। आशा करता हूं अब आपको इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी ना हो। लेट अस टॉक अबाउट ब्लैक प्लैनेट नाउ। देखिए, मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर में एक टेलीस्कोप के बारे में बताया था, हबल टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमर ने एक प्लैनेट ढूंढा है जहां से जो आपकी लाइट है वो जनरली रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि इस प्लैनेट की अल्बीडो वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब अल्बीडो एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है जहां पे आप ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितनी ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात की जाए स्नो की, जो फ्रेश स्नो होती है आसमान से गिरी, उसकी अल्बीडो वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। वेराज अगर हम बात करें रोड कंस्ट्रक्शन की, जहां पे आपको काला रोड दिखता है, तो इसकी जो अल्बीडो वैल्यू है ये सबसे कम होती है। अब यहाँ पे इन ब्लैक प्लैनेट के केसेस में आप ये देखेंगे कि जो अल्बीडो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट बिल्कुल भी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, जिसकी वजह से ये पिच ब्लैक दिखते हैं। यूजुअली जिस प्लैनेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका नाम है वसप 12b और इसके स्टार का नाम है वसप 12a। ये लगभग अर्थ से 1400 लाइट ईयर अवे है। अब आपको अगर ये ना पता हो कि लाइट ईयर क्या होता है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितना डिस्टेंस एक साल में लाइट ट्रेवल करती है दैट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। ये स्पेस में डिस्टेंस मेजर करने की एक यूनिट है, सिमिलर टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को एक बेसिक यूनिट मान के चलते हैं, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। अब बात की जाए इस प्लैनेट के अल्बीडो वैल्यू की तो दैट इज इक्वल टू 0.064। वेराज अगर बात की जाए अर्थ के अल्बीडो वैल्यू की तो वो है 0.3 और मून का अल्बीडो वैल्यू है 0.12। इस ब्लैक प्लैनेट का जो साइज है वो डबल है जुपिटर के साइज से और ये लगभग अर्थ के एक दिन में पूरी रेवोल्यूशन कवर कर लेता है अपने पेरेंट स्टार। इसे हम कैटेगराइज करते हैं हॉट जुपिटर के तौर पे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस लॉ के बारे में और इसके अलावा हम बात करेंगे 5 मेजर प्रिंसिपल जो यूएन ने स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग फॉर्म किए हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे वेरियस इंटरनेशनल